नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा कर चुके थे, उसी के आगे आज हम वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि यूपी के अंतर्गत हमने कल बेसिकली परिचय भूगोल की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? भूगोल की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों आपको परिचय उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में बताया। इसके अलावा हमने विस्तार के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश का विस्तार, उसके बारे में उत्तर प्रदेश की सीमाएं बताई हमने। सीमाओं के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है। इन सारे बिंदुओं की चर्चा हमने कल कर ली थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक वितरण। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक वितरण। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक वितरण की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी बिंदु बचेंगे उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से लेकर के, उन सभी की चर्चा हम निरंतर क्लास में करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, कल की परिचर्चा में हमने जो भी चीज़ें सीखी, आप उनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के भौगोलिक वितरण को, तो ये जो हमारा यूपी है, एक बार मैं पुनः बना रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। मैप बनाना भैया बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और मैं इसीलिए हर बार मैप अपने हाथ से बनाता हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और हमें भी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो इसको कितने भौगोलिक वितरण, इसका भौगोलिक वितरण किस प्रकार से किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौगोलिक खंडों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। एक कहलाता है तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। दूसरा कहलाता है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का मैदान। ठीक है ना। और तीसरा पार्ट है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को 3 प्रकार के भौगोलिक बिंदुओं में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार से उसको विभाजित किया जा सकता है। एक तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठार। अब हम देखते हैं कि ये जो डिवीजन किया गया है मैप में कैसे किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की अगर नॉर्थ में देखा जाए तो नेपाल पड़ता है। ठीक है ना। इधर उत्तराखंड पड़ता है और ये नेपाल पड़ता है। और ये दोस्तों पूरी श्रृंखला बेसिकली हिमालय की शिवालिक श्रृंखला है। इसके नॉर्थ में हिमालय की क्या है? यह शिवालिक श्रृंखला है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूँ तो ये आपको देख लिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा सफाई से लिख रहा हूँ, इसको मेट रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ डायरेक्शन में ये शिवालिक की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है? शिवालिक हिमालय है। दोस्तों, शिवालिक हिमालय से बिल्कुल तलहटी में लगा हुआ जो पतली सी पट्टी है, ये क्षेत्र है बिल्कुल शिवालिक हिमालय की तलहटी से लगा हुआ। पहाड़ के जस्ट नीचे जैसे ये माउंटेन होता है और माउंटेन से बिल्कुल जस्ट लगी हुई जो जमीन होती है, इस जमीन को दोस्तों भाभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है। ठीक है ना। यह जमीन अनुपजाऊ होती है। यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े भूखंड पाए जाते हैं, अर्थात मिट्टी के कण बड़े होते हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ पर जंगल वगैरह उगते हैं। यहाँ पर आप कृषि नहीं कर सकते। तो ऐसे क्षेत्र को दोस्तों भाभर कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम भाभर की बात करें, भाभर के जैसे हम साउथ में आते हैं तो सहारनपुर से लेकर के ऐसे आप सीधे जो है देवरिया तक चले आओ। सहारनपुर से आप इधर की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पर देवरिया की तरफ आएंगे तो ये जो रीजन आता है आपका, पूरी ये जो पट्टी है भाभर से लगी पूरी दक्षिण में पट्टी, सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक की पट्टी, ये कहलाती है दोस्तों तराई क्षेत्र। ये क्या कहलाती है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र दोस्तों इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र तर रहता है, अर्थात नम रहता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है ना। अधिक वर्षा क्यों प्राप्त होती है? तो इसके लिए आप ज्योग्राफी में देखे होंगे कि जब मानसून हमारा इस तरीके से आता है तो शिवालिक की श्रृंखलाओं से टकरा करके उसके ही पास में बारिश कर देता है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है तर रहता है, अर्थात नम रहता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को दोस्तों तराई क्षेत्र कहा जाता है। अगर बात करें तराई क्षेत्र के साउथ में अगर चलें तो ये पूरा क्षेत्र दोस्तों इतना अगर हटा दें नीचे का, तो ये पूरा क्षेत्र मैं जिसको डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कहलाता है गंगा यमुना का मैदान। दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान। दोस्तों, इस गंगा यमुना के मैदान को अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे विधिवत। पहले आप केवल ये सीख लीजिए कि जो भौगोलिक वितरण है हमने जो 3 प्रकार से किया था, तराई और मैदानी और दक्षिण का पठार, हम इसको मैप में आपको बताने जा रहे हैं। मैप में बता रहे हैं कि जो तराई क्षेत्र है शिवालिक श्रृंखला से लगी हल्की सी छोटी सी पट्टी है जिसे भाभर पट्टी कहा जाता है। ठीक है ना। और भाभर पट्टी के दक्षिण में जो उत्तर प्रदेश का ये रीजन है, जहां सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक का ये पूरी पतली सी पट्टी कहलाती है तराई क्षेत्र। इसको तराई क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहता है तर मतलब रहता है ये नम क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए ये क्षेत्र नम रहता है, तर रहता है, जिसके लिए इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर तराई क्षेत्र के साउथ में बात करें तो आपका ये पूरा गंगा यमुना का मैदान आता है, और गंगा यमुना के मैदान के आप नीचे चले जाओ तो ये दोस्तों क्षेत्र है, ये आपको दिख रहा होगा ललितपुर, झांसी, बांदा, जालौन वाला इलाका, ये और इतना ये पूरा इलाका, ये दोस्तों पठारी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। ठीक है ना। जिसे हम दक्षिण का पठार कह सकते हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये जो पठारी क्षेत्र है ये मुख्य रूप से 2 पठारों से मिलकर के बना है। ये 2 पठार कौन कौन से हैं? एक ये वाला पठार है आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये जो है आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इस तरीके से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपर ये तराई क्षेत्र, और ये तराई क्षेत्र के नीचे गंगा यमुना का मैदान, और उसके नीचे आपका पठारी क्षेत्र आ जाता है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र आ जाता है। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे, अर्थात पहले हम तराई क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद हम गंगा यमुना के मैदान की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद हम पठारी क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो मैं इसको जरा रफ कर दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम एक एक की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैला है, वैसे तो मैंने बता दिया है, एक बार पुनः इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा तो ये दोस्तों जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र कहाँ है, मैप में भी थोड़ा सा मैं इधर बता दूं, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश है। मैंने बोला कि ये जो पट्टी है आपकी सहारनपुर से लेकर आपका सीधे चले ऊपर के जो भी जिले बताए थे मैंने, ठीक है ना, और यहाँ देवरिया तक ये फैली जो पट्टी है, ये बेसिकली पट्टी क्या कहलाती है आपकी, तराई क्षेत्र कहलाती है, ठीक है ना। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो यह अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। पहली बात तो क्या होता है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र क्या रहता है, अधिक नम रहता है। अधिक नमी होने के कारण अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिप्रद क्षेत्र होता है। दोस्तों इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मलेरिया की समस्याएं समझ में आती हैं। मलेरिया की बीमारी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से पनपती हैं, नम क्षेत्र से पनपती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई तराई क्षेत्र की। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर गन्ना और धान की खेती की कृषि आसानी से की जा सकती है, आसानी से होती है। तो ये कुछ दोस्तों तराई क्षेत्र की विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र के दक्षिण में क्या है। तो तराई क्षेत्र के दक्षिण में दोस्तों ये पूरा क्षेत्र क्या है, गंगा यमुना का मैदान। अब हम गंगा यमुना के मैदान की बात कर रहे हैं, तो हम इसको जरा रफ कर देते हैं। दोस्तों अब जो दूसरा क्षेत्र है आपका गंगा यमुना का मैदान। दोस्तों गंगा यमुना का जो ये मैदान है, ये मुख्य रूप से गंगा व उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा की महत्वपूर्ण, जैसे कि रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बेसिकली जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाया जाता है और इस क्षेत्र में जमा कर दिया जाता है, जिसके कारण ये गंगा यमुना के मैदान के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर बात करें दोस्तों कि गंगा यमुना का मैदान कैसा मैदान है, तो यह एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा का मैदान है। अब चूंकि ये जलोढ़ मृदा का मैदान है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ जमीन अच्छी होगी, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी पैदा कर सकते हो आप। गेहूँ के अलावा सारी चीज़ें, हर प्रकार की खेती यहाँ पर करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों गंगा यमुना के मैदान को, तो गंगा यमुना के मैदान को पुनः कई सारे छोटे छोटे उपभागों में डिवाइड किया गया है। उप विभाजन क्यों किया गया है, क्योंकि ये पूरा गंगा यमुना का मैदान इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी नदी गंगा है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। हालांकि केवल गंगा यमुना का मैदान नहीं है, ये गंगा यमुना के साथ साथ सभी सहायक नदियों का मतलब यहाँ पर मैदान बनाया गया है। इसलिए इस क्षेत्र को कई सारे छोटे छोटे उप विभाजन किया गया है, जैसा कि सबसे पहले गंगा यमुना का दोआब, अभी दोस्तों मैं इसको मैप में बताऊंगा। उसके बाद गंगा गोमती का दोआब, दोस्तों गोमती घाघरा का दोआब, उसके बाद गोमती घाघरा का दोआब, उसके बाद ट्रांस घाघरा का दोआब। क्या दोस्तों, ट्रांस घाघरा का दोआब। और एक और डिवीजन किया गया है रुहेलखंड मैदान। तो अगर बात करें गंगा यमुना के दोआब का उप विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो ये गंगा यमुना का दोआब, गंगा गोमती का दोआब, गोमती घाघरा का दोआब, ट्रांस घाघरा का दोआब और रोहेलखंड का दोआब। जरा हम ये देख लें कि ये दोआब बेसिकली ये डिवीजन मैप में किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र क्या है, गंगा यमुना का दोआब के रूप, गंगा यमुना के मैदान के रूप में जाना जाता है। इसको गंगा यमुना का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी नदी गंगा और यमुना है। बात करते हैं इसका जो डिवीजन में, ये जो 1 2 3 4 5 स्टेप में जो डिवीजन किया गया है, इस दोआब को तोड़ा गया है, इसका कहाँ कहाँ से डिवीजन किया गया है तो दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता है बिजनौर से गंगा ऐसे आती हैं और ऐसे गाजीपुर से बाहर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये गंगा नदी है, और अगर यमुना नदी देखो तो यमुना नदी ऐसे आती है आपका और धीरे से यहाँ प्रयागराज के पास ऐसे गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरा क्षेत्र जो बना, ये जो पूरा डिवीजन बना, इसको कहते हैं गंगा यमुना का दोआब। दोस्तों ये दोआब शब्द जो बार बार आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो नदियों के बीच का जो भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हम
दोआब बोलते हैं। ज्योग्राफी में दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम दोआब बोलते हैं। क्योंकि ये भूमि गंगा ऊपर है, दक्षिण में यमुना है और दो नदियों बड़ी नदियों के बीच की ये भूमि है, इसलिए इसको हम गंगा यमुना का दोआब कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप गंगा यमुना का दोआब के बाद अगला आता है गंगा गोमती का दोआब। गोमती नदी दोस्तों जैसा कि आप जानते हो यहीं कहीं पीलीभीत है, जहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड की सीमा लगती है, उसी के नीचे आपका उत्तर प्रदेश में पीलीभीत पड़ता है और यहीं से निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी ऐसे बहते 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 नीचे गाजीपुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? गाजीपुर में मिल जाती है। तो अगर इस क्षेत्र को देखा जाए, ये जो रीजन है इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऊपर गोमती और नीचे गंगा, इसलिए हम इस जमीन को बोल सकते हैं गोमती गंगा का दोआब, या कह सकते हो गंगा गोमती का दोआब। गंगा गोमती का दोआब बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिवीजन दोस्तों गंगा गोमती का दोआब हो गया। अब अगर गोमती के इस तरफ आएंगे, आप जब गोमती के इस तरफ आएंगे तो आपको मिलती है घाघरा नदी। क्या मिलती है दोस्तों? घाघरा नदी मिलती है। और आपका घाघरा नदी आगे जाकर के ऐसे बिहार में छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये जो रीजन हुआ आपका, ये जो रीजन हुआ, ये रीजन ऊपर घाघरा नदी नीचे गोमती नदी, दो बड़ी नदियां हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कह सकते हैं गोमती घाघरा का दोआब। गोमती घाघरा का दोआब। अब दोस्तों ये जो छोटा सा रीजन बचा साइड का रीजन, साइड को ट्रांस बोल देते हो, ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा रीजन बचा साइड का, आप इसको बोल सकते हैं घाघरा के साइड में है कि नहीं है, इसीलिए इसको ट्रांस घाघरा का दोआब बोल देते हो। क्या बोल देते हो दोस्तों? ट्रांस घाघरा का दोआब। तो ये जो घाघरा के साइड में थोड़ा सा रीजन बचा इसको बोल देंगे ट्रांस घाघरा का दोआब। अब एक लास्ट में और बचा रोहेलखंड का मैदान। तो दोस्तों ये बिजनौर वाला जो रीजन है आपका, ये यहाँ से ये पूरा रीजन, ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये रीजन बेसिकली आपका कहलाता है रोहेलखंड। रोहेलखंड का मैदान, बेसिकली रोहेलखंड का मैदान गंगा और रामगंगा नदियों के बीच के मैदान को बोला जाता है। तो ये रोहेलखंड का मैदान। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो हमारा गंगा यमुना के कंप्लीट मैदान को कई सारे छोटे छोटे दोआबों में अर्थात भूखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गंगा यमुना का दोआब, गंगा गोमती का, गोमती घाघरा का, ट्रांस घाघरा का और रोहेलखंड का दोआब। तो इस तरीके से दोस्तों हमने गंगा यमुना के दोआब को 5 अलग अलग दोआबों में डिवाइड कर दिया। अब अगर बात करें कि गंगा यमुना का दोआब बना किस चीज से है, तो दोस्तों गंगा यमुना का दोआब जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है? जलोढ़, सॉरी क्या लिख रहे हैं, जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा से बना है, एलुवियल सॉइल से बना है। अब दोस्तों ये जो एलुवियल सॉइल इकट्ठा की गई है गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, इस एलुवियल सॉइल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसी एलुवियल सॉइल अर्थात ऐसी जलोढ़ मृदा जो बिल्कुल नई नई है, तो ऐसी नई नई जलोढ़ मृदा को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर मृदा, ठीक है ना। और ऐसी जलोढ़ मृदा जो काफी पुरानी हो चुकी है, ऐसी जलोढ़ मृदा को बोला जाता है दोस्तों बांगर। क्या बोला जाता है? बांगर। तो हम कह सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदान की जलोढ़ मृदा को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक खादर मृदा और बांगर मृदा। बांगर मृदा दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर मृदा बेसिकली नई जलोढ़ मृदा होती है। और अगर इसको सही से समझना है तो ये याद रख लो कि किसी नदी के बाढ़ का पानी हर वर्ष जिस जगह तक पहुंच जाता है उस क्षेत्र को बेसिकली खादर कहा जाता है, और नदी के बाढ़ का पानी जहां तक नहीं पहुंच पाता, जिस इलाके पर नहीं पहुंच पाता, उसे बेसिकली बांगर कहा जाता है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि ये बताओ किसी भी मैदान में खादर क्षेत्र ऊंचा होता है या बांगर क्षेत्र ऊंचा होता है, तो आप जवाब दे देंगे कि भैया ऊंची जगह पे नदी का पानी तो नहीं पहुंच पाता, तो जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता वो बांगर होता है, और जहां नदी का पानी पहुंच जाता है बाढ़ के दौरान उसे खादर कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने गंगा यमुना के दोआब की बात कर ली, हमने तराई क्षेत्र की बात कर ली। अब हम अगली बात करने वाले हैं दक्षिण के पठार की बात। तो भैया दक्षिण के पठार की बात कर ले, दक्षिण के पठार की बात कर ली जाती है। दक्षिण का पठार दोस्तों मुख्य रूप से ये आपका प्राचीन काल की गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठार है ये आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। मैप में मैं जरा इसको बना दूं थोड़ा सा। दोस्तों मैप बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैप जरूर सीख लेना। बार बार बनाएंगे सीख जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं, मैंने इसकी बात कर दी, मैंने इसकी बात कर दी, इसकी बात कर दी, ये बोला मैंने तराई क्षेत्र, ये बोला मैंने मैदानी क्षेत्र, और ये है दोस्तों दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार दोस्तों, इस दक्षिण के पठार की अगर बात करें, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, तो पहली बात तो यही समझ में आता है कि ये तराई क्षेत्र है और ये मैदानी, तो ये पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ये जो दक्षिण का पठार है ये प्राचीन काल की गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ठीक है ना दोस्तों। जो हमारे उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठार है यह प्राचीन काल की गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अब ये गोंडवाना भूमि क्या होती है इसके बाद में चर्चा हम बाद में करेंगे, ज्योग्राफी में करेंगे। अभी ये समझ लो कि पृथ्वी जब हमारी एक साथ थी, उसके बाद बीच में जब ये पूरी जमीन एक साथ थी तो इसे पेंजिया कहा गया, और ये पेंजिया जब समय के साथ इसमें विखंडन हुआ तो दक्षिण का पार्ट गोंडवाना कहा और ऊपर का पार्ट अंगारा लैंड कहा। तो ये दक्षिण के पार्ट गोंडवाना लैंड, इसी का पार्ट अफ्रीका था, और वहीं से जो है हमारा भारत का पेनिनसुला पार्ट आकर के नॉर्थ में जुड़ा था। इसलिए कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो ये पार्ट पोर्सन है ये प्राचीन काल की गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है। अब भैया गोंडवाना भूमि का हिस्सा होने के कारण
यहाँ पर प्राचीन काल की समय समय पर चट्टानें यहाँ पर आकर जमी, इसलिए ये जो क्षेत्र है ये संसाधन बाहुल्य क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं मिनरल्स पाए जाते हैं तो दोस्तों तराई क्षेत्र में कोई मिनरल्स आपको नहीं मिलेगा, आपको मैदानी क्षेत्र में कोई मिनरल्स नहीं मिलेगा, आपको जो भी मिनरल्स मिलेंगे वो पठारी क्षेत्र में मिलेंगे, अर्थात दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आपको मिनरल्स प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो दक्षिण का पठार है इसको मुख्य रूप से 2 पठारों में डिवाइड किया गया है, 2 पठारों में विभाजित किया गया है। इसके दोस्तों ये दो जो पठार हैं, एक कहलाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, खंड का पठार, और दूसरा कहलाता है दोस्तों बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार को मुख्य रूप से 2 पठार विभागों में विभाजित किया जा सकता है, एक बुंदेलखंड का पठार और दूसरा बघेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड का पठार आपका ये पूरा बुंदेलखंड का पठार है, ये रीजन आपका पूरा कंप्लीट बुंदेलखंड का पठार है, और इतना रीजन ये जो है आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार में ज्यादातर दोस्तों छत्तीसगढ़ का इलाका आता है, इसमें उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले इसमें शामिल कर सकते हैं आप, इलाहाबाद और मिर्जापुर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जबकि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत दोस्तों यूपी के कुल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले आते हैं, बाकी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले इसमें आते हैं। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ के सारे जिलों का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे जालौन जिला, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर, उसके बाद हमीरपुर, हमारा जिला दोस्तों हमीरपुर, और इसके अलावा आपका हो गया जालौन हो गया, झांसी हो गया, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, और चित्रकूट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये 7 जिले आते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना कि बुंदेलखंड के बुंदेलखंड का जो पठार रीजन है उसमें कितने जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो उसमें कुल 7 जिले आते हैं, जालौन, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट आता है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र का सबसे ऊंचा या इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बुंदेलखंड के पठार की, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो दोस्तों 150 फीट इसकी हाइट है। और अगर बात करें बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। क्या दोस्तों है? सिद्ध बाबा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लो कि बुंदेलखंड पठार में ही बेसिकली एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे हम च्वास घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है च्वास घास। कोई पूछ ले च्वास घास कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आप जवाब देंगे बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र है दक्षिण के पठारी भाग का एक पार्ट है, इसमें कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, जालौन, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। इसकी औसत हाइट है लगभग 150 फीट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। बाकी इसके पूरब में पठार पड़ता है बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड के पठार का ज्यादातर पार्ट आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसमें उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद अर्थात जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और मिर्जापुर का थोड़ा सा रीजन इसके अंतर्गत आता है। तो ये रहा दोस्तों दक्षिण का पठार। और आज हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक वितरण के बारे में चर्चा कर दी, जिसमें 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा की, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं की बात कर दी। अब हम अगला जो भी बचा है हमारा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के झीलें बची हैं, ठीक है ना, उसके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत बचे हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।